हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामअवतार जहांगीर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 10 संस्कृत संधि का टॉपिक लेकर के। संस्कृत में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो संधि है उसका टॉपिक आज हम लेके आए हैं। इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, विचार करिएगा और जो भी सवाल है कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। संधि। संधि की परिभाषा: दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अर्थात जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण आपस में मिलेंगे तो उसमें परिवर्तन आएगा, विकार आएगा। जैसे रमा प्लस ईसह बराबर रमेशह। अब इसको हम अलग अलग भागों में बांट करके देखते हैं कि किस प्रकार से रमेश शब्द बना है, यानी कि रमा को अलग किया और रमेश को अलग किया। अब हम देखते हैं पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के स्थान पर चेंजेज आया है ए, यानी कि दोनों के स्थान पर एक विकार आया है, परिवर्तन आया है ए। अब ये दोनों मिलकर के रमा और ईस, ये मिलकर रमेश का निर्माण करते हैं। जैसे रमा का आ और ईस का ई, ये दोनों मिलते हैं तो ए का निर्माण होता है और इसे रमेश शब्द का निर्माण होता है। चलते हैं आगे दूसरे उदाहरण की ओर। संयोग। दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर यदि दोनों में से किसी भी वर्ण में कोई परिवर्तन न हो तो उसे संयोग मात्र कहते हैं। आगे चलते हैं हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार जो संधियाँ प्रस्तावित है उसके अकॉर्डिंग। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। तीन भेद: अच्छ संधि जिसे स्वर संधि भी कहा जाता है, दूसरी हल व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। तीन भेद हो गए इसके। स्वर संधि क्या है कि स्वर का स्वर के साथ मेल, यही स्वर संधि है। दूसरी है हल संधि जिसे व्यंजन संधि किया जाता है। व्यंजन का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ जहाँ मेल होता है वह व्यंजन संधि होती है। तीसरी संधि होती है विसर्ग। विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल जब होता है तो विसर्ग संधि के नाम से पहचान जाती है। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में संधि जो आई हुई है उसका वर्णन हम करेंगे एक एक करके। पहली संधि व्यंजन संधि, अर्थात प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, जैसे क का गे। वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, जैसे त का न। इसी प्रकार आगे चलते हैं विसर्ग संधि की ओर। सत्व संधि विसर्ग का स में परिवर्तन, उत्व संधि और रुत्व संधि। और चौथी संधि जो है विसर्ग लोप संधि, विसर्ग का लोप या गायब होना। वर्ण क्या है? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। जैसा कि स्ट्रक्चर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, उष्म। सभी बच्चों को वर्गों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क वर्ग कौन सा है, च वर्ग कौन सा है और ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग कौन सा है। इन सब का आपको क्रम याद होना चाहिए। अंतस्थ कौन सा है, उसमें कौन सा है, जैसे पहले वर्ण कौन से आ रहे हैं, दूसरे कौन से आ रहे हैं, तीसरे कौन से आ रहे हैं। व्यंजन संधि जसत्व संधि, इसका पहला भेद। जसत्व संधि में क्या होता है? प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, यानी कि पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाना, जैसे क, च, ट, त, प। ये सभी पहले वर्ण हैं और इन्हीं का देखते हैं हम आगे। किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो तो, यानी क, च, ट, त, प के आगे किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण होने पर क वर्ग में देख लो स्ट्रक्चर के माध्यम से जो है वो अयवा है, या फिर य, व, र, ल, ह या कोई भी स्वर हो तो क के स्थान पर उसी वर्ग का ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का ब आदेश हो जाता है। तो यहाँ जसत्व संधि हो जाती है, यानी कि उसी वर्ग का वो तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है, जैसे कि स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया गया है। जैसे उदाहरण है वाक प्लस ई सह, वागी सह, यानी इसको अलग करके हम देखते हैं तो वाक के अंदर जो क है और उसके आगे ई है, तो क को अलग करेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा? ग, तो वाघ और इस लगा दें वागीस। जैसे जैसे संधि क, च, ट, त, प प्लस
स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य व र ल है तो क घ में, च ज में, ट द में, त द में और प ब बदल जाता है। जैसे ऋक् प्लस वेद, इसको हम अलग करके देते हैं, री प्लस क प्लस वेदः। अब देखते हैं क और आगे है य व र ल ह में से कोई भी एक वर्ण वे आया हुआ है तो क का तीसरा वर्ण हो जाता है ग, यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण ग हो जाता है। इसको साथ मिलाएंगे तो बनेगा ऋग वेदः। तो उदाहरण बन जाएगा ऋग्वेदः, ऋग्वेदः। चलते हैं आगे नए उदाहरण की ओर। जैसे बृहत् प्लस आरण्यकः, बृहत् इसको अलग करते हैं, बृह प्लस त प्लस आरण्यकः, यानी कि त व्यंजन वर्ण है और उसके आरण्यक का आ स्वर है, मतलब ते के स्थान पर द आदेश हो गया तो बृहद प्लस आरण्यकः, द और आ मिलकर के दा का निर्माण करते हैं तो बन जाता है शब्द बृहदारण्यकः, बृहदारण्यकः। ते का द और आ मिल गया तो हो गया दा, बृहदारण्यकः। तो इस प्रकार हमारा उदाहरण बन जाएगा। फिर चलते हैं आगे उदाहरणों की ओर। वाक् प्लस दानम, वागदानम, क है, क का ग हो गया और आगे तीसरा वर्ण बैठा है। जैसे वाक् प्लस भूषणम, वाग्भूषणम, सट प्लस आननः, सडाननः। जैसे ट है, ट का हो गया ड, सड और आनन लगा दिया पीछे तो बन गया सडाननः। अगले उदाहरण में जगत प्लस ईसः, जगदीशः, कस्मात् प्लस भयम, कस्माद् भयम, यानी त के स्थान पर द। दिक् प्लस गजः, दिग्गजः। जगत प्लस गुरु, जगद गुरु, त के स्थान पर द। जगत प्लस अम्बा, त के स्थान पर द और आगे अ, जगदम्बा। सुप प्लस अंतः, सुबंतः। अच प्लस अंतः, अजंतः। चलद प्लस अनीसम, चलद अनीसम। तद प्लस आकर्ण्य, तदाकर्ण्यः। इस प्रकार ये उदाहरण आएंगे। और भी उदाहरण देखते हैं आगे। ये रह गए अपने जस्व संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। आगे चलते हैं अनुनासिक संधि की ओर, यानी कि प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन होना, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। जैसे क का घ में, च का य में, ट का ण में, त का न में और पे का म में। ये कब होता है? यानी कि किसी वर्ग का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण और उसके बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो तो क वर्ग का घ, च वर्ग का य, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न और प वर्ग का म आदेश। यानी कि क का घ, च का य, ट का ण, त का न, प का म आदेश हो जाता है। यानी उसी वर्ग का वो पहला वर्ण, पहले वर्ण का पांचवा वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे वाक् प्लस मयः, वाक् प्लस मय, क के आगे देखो पांचवा वर्ण म आया हुआ है तो क के स्थान पर हो जाएगा ग, तो शब्द बन जाएगा वांगमयः। तो ये अनुनासिक। जैसे सत प्लस मार्गः, त के बाद पांचवा वर्ण म है तो तय का कर दिया न, तो बन गया सन्मार्गः। सत प्लस मार्गः, सन्मार्गः। तो इस प्रकार सन्मार्गः। अन्य उदाहरण की ओर हम चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से उदाहरण आ रहे हैं। क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसी वर्ग का वो पंचम वर्ण हो जाता है। तत् प्लस न, तन्नः, यानी कि त और उसके आगे पांचवा वर्ण न बैठा है तो त के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण न हो जाता है। तो त के स्थान पर न आदेश तो बनता है तन्नः, तन्नः। ये अनुनासिक संधि हो जाएगी। न बन गया त के स्थान पर तो इसके शब्द बन गया तन्नः। अन्य उदाहरण देखते हैं। चित्त प्लस मयम, चिन्मयम, यानी त है और आगे पंचवर्ण में बैठा है। सट प्लस मासः, सणमासः। ट है और उसका पंचवर्ण हो जाता है ण, क्योंकि आगे पंचवर्ण मा बैठा है इसलिए इसका नाम पड़ गया सणमासः। सत प्लस मति, सन्मति। जगत प्लस नातः, जगन्नाथः। अप प्लस मयः, अमयः। सत प्लस नारी, सन्नारी। त का पंचवर्ण सन्नारी। मृत प्लस मयम, मृणमयम। इस प्रकार उदाहरण बढ़ेंगे। त का न हो गया मृन्मयम। चलते हैं आगे अन्य उदाहरणों की ओर। री, र, स के योग से ने का न में बदल जाता है, यानी कि न से पहले री हो, र हो और स होने पर षटकोण वाला स तो न के स्थान पर ण आदेश हो जाता है।
इसलिए मृण्मयम हो जाता है सब। विसर्ग संधि की ओर चलते हैं। सत्व संधि जिसका पहला भेद, विसर्ग के स्थान पर स आदेश होता है। जैसे पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो, अंतिम शब्द का पहला वर्ण च छ स हो तो विसर्ग का संकर वाला स हो जाता है, यानी कि तल्लव्य स। ट ठ स हो तो और विसर्ग के बाद में स हो जाता है षटकोण वाला। त थ स हो तो विसर्ग का दंत्य स आदेश हो जाता है, यानी कि तीनों से आदेश हो जाता है विसर्ग के बाद। चलते हैं आगे उदाहरण देख करके। देखो क्या उदाहरण है। विसर्ग और विसर्ग के बाद में च छ या संकर वाला स यानी तल्लव्य स हो तो विसर्ग के स्थान पर तल्लव्य स हो जाता है। जैसे रामः धन च, रामश्च, रामः विसर्ग है और विसर्ग के बाद में च आया है तो स के स्थान पे हो गया स। रामः प्लस च, रामश्च, उदाहरण बन जाएगा रामश्चः। विसर्ग के बाद में ट ठ और मूर्धन्य स है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स आदेश हो जाता है। जैसे धनुः प्लस टंकारः, धनुष्टंकारः, तो अपना शब्द बनेगा धनुष्टंकारः, क्योंकि विसर्ग के बाद में ट आदेश हुआ है। ट वर्ग का पहला वर्ण होने के कारण से विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला स आदेश हो गया, इसलिए शब्द बन गया धनुष्टंकारः। चलते हैं अन्य उदाहरणों की ओर, देखते हैं और क्या क्या उनसे उदाहरण आ रहे हैं। चलो चलते हैं आगे। सत्व संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण। गुरुः प्लस च, गुरुश्च, गुरु विसर्ग को अलग किया और आगे च बैठा है तो विसर्ग के स्थान पर संकर वाला स यानी कि जो तालव्य स है वो आदेश हो जाएगा तो गुरुश्च बन जाएगा। क्या शब्द बनेगा? गुरुश्च। चलते हैं आगे। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी आएंगे, जैसे कह प्लस चित, कश्चित, क्योंकि विसर्ग है और विसर्ग के बाद च वर्ग आया है तो शब्द बन जाएगा कश्चित, कश्चित। एकः प्लस तावत्, एकस्तावत्। मनः प्लस तापः, मनस्तापः। बालः प्लस षष्ठः, बालषष्ठः। इस प्रकार उदाहरण बनेंगे। तत्पः प्लस तेपे, तपस्तेपे। दारुणः प्लस च, दारुणश्च। शिरः प्लस छेदः, शिरश्छेदः। निः प्लस छलः, निश्छल। तुरंगः प्लस तुरंगै, तुरंग तुरंगै। निः प्लस स्वार्थः, निस्वार्थः। निः प्लस शुल्कम, निःशुल्कम। और निःशुल्क भी बनता है। चतुः प्लस षष्ठी, चतुष्षष्ठी। सत्व संधि के अन्य उदाहरणों की ओर चलते हैं। विसर्ग प्लस प वर्ग या क वर्ग आने पर, यानी विसर्ग के बाद क या प वर्ग आने पर, जैसे नमः प्लसकारः, नमस्कारः। पहि प्लसकारः, बहिष्कारः। अब यह ध्यान देना है कि विसर्ग से पहले अगर ई या ऊ हो तो मूर्धन्य से हो जाता है, और विसर्ग के पहले ई या ऊ के अलावा अन्य कोई स्वर हो तो उसका दंत्य से आदेश हो जाता है। जैसे नमः प्लसकारः, नमः के अंदर अ है और बहि प्लसकारः मतलब बहि के अंदर ई है, तो इसलिए दोनों में अंतर आ गया। चतुः प्लस पथम, चतुष्पथम। विसर्ग से पहले ऊ है और आगे प है तो षटकोण वाला से हो गया। निः प्लस फलम, निष्फलम। विसर्ग से पहले ई है, निष्फलम बन गया। इसी प्रकार पुरः प्लसकारः, पुरस्कारः। विसर्ग से पहले अ है और बाद में क वर्ग है, मतलब इसका संकर वाला षटकोण वाला से दंत्य से हो जाता है। विसर्ग संधि उत्व संधि, विसर्ग के स्थान पर ऊ आदेश, यानी विसर्ग के स्थान पर ऊ आदेश होता है, इसलिए इसको उत्व संधि भी कहा जाएगा। यानी कि अ प्लस विसर्ग और आगे ह्रस्व स्वर अ हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो या य व र ल ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है। यानी कि अ और ऊ मिलकर के ओ का निर्माण करते हैं। इसके कारण से जैसे उदाहरण है तपः प्लस वनम, विसर्ग पहले अ है और आगे य व र ल ह में से वर्ण है व, तो तपः प्लस वनम, तपोवनम।
यानी कि तपह के अंदर जो ऊ है विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर ऊ आदेश हो गया, और प के अंदर जो अ है और ऊ मिलकर के ओ का निर्माण करते हैं, इससे बन जाता है तपोवनम। यशः प्लस दा, विसर्ग है और विसर्ग से पहले अ है और आगे किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है द, तो यशोदा। यश धन दा यशोदा। उत्तर संधि के उदाहरण देखते हैं। अ विसर्ग प्लस अ वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य व र ल में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग का ओ आदेश। जैसे मनः प्लस विकारः मनोविकारः, इसको अलग करके देखते हैं। जैसे अह विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में वह है, तो विसर्ग का हो जाएगा ऊ आदेश, और अ प्लस ऊ मिलकर के गुण हो जाता है ऊ, क्या आदेश हो जाएगा? ओ आदेश हो जाएगा। तो मनोविकारः, तो शब्द बन जाएगा मनोविकारः। विसर्ग का ऊ होने के कारण से अ और ओ मिलकर के ओ का निर्माण कराया, तो ओ गुण हो गया और आगे वह बैठा है, इसलिए मनो और विकार वाला शब्द जो इनको जोड़ देते हैं तो बन जाता है मनोविकारः। चलते हैं आगे अन्य उदाहरणों की ओर, देखते हैं। मनोविकारः उत्तम संधि अन्यः प्लस अपि, अन्यु अपि, यानी इसको भी अलग करके देखते हैं। विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में भी अ है, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है, यानी कि अ प्लस ओ मिलकर के और आगे वाला अ, इसका अवग्रह वाला अ हो जाता है, अवग्रह एस जिसको कहते हैं हम। तो अ प्लस ओ मिलकर के ओ का निर्माण करते हैं और आगे जो ह्रस्व है उसका अवग्रह हो जाता है एस, जिसको एस के देखा एस जैसी आकृति होती है उसकी, और इसको अवग्रह के नाम से पुकारा जाता है और उसका उच्चारण स्थान भी अ होता है, और इसका अवग्रह हो गया तो बन गया शब्द अन्यो अपि। तो अवग्रह हो गया अ का और इसका हो गया ऊ, तो अन्यो अपि, तो शब्द बनेगा अपना अन्यो अपि। चलते हैं आगे नए उदाहरण की ओर, नई संधि की ओर। जैसे उदाहरण है पयः प्लस धरः, शब्द बन गया पयोधरः। मनः प्लस गतः मनोगतः। शिवः प्लस वन्द्यः शिवो वन्द्यः। रजः प्लस गुणः रजो गुणः। तपः प्लस वनम तपोवनम। अधः प्लस मुखी अधोमुखी। जैसे अन्य उदाहरण और भी है, जैसे मनः प्लस अनुभूति मनो अनुभूति, विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में अ। सह प्लस अहम सो अहम। कह प्लस अत्र को अत्र। कह प्लस अपि को अपि। रमेशः प्लस अपि रमेशो अपि। अन्यः प्लस अन्यः अन्योन्यः। विसर्ग संधि रुत्व विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर र आदेश, यानी कि जो विसर्ग के स्थान जो परिवर्तन आएगा वो र का आएगा, यानी कि अ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो और उसके बाद में प्लस र विसर्ग हो, और प्लस के बाद यानी उत्तर पद में कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो या य व र ल ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाता है, यानी कि विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या स्वर हो या य व र ल में से वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र आदेश। जैसे बहि प्लस मुखी बहिर्मुखी। बहि प्लस आगमनम बहिरागमनम। जैसे उदाहरण देखते हैं। चतुः प्लस भुजः, विसर्ग से पहले ऊ है, इसको अलग करके देखते हैं। चतुः विसर्ग अलग कर दी और भुजः, तो विसर्ग के बाद देखो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा में से एक वर्ण आया है चौथा भ, तो विसर्ग के स्थान पर र हो गया, तो शब्द बन गया अपना चतुर। क्या हो गया? चतुर, और भुज को लगा दो साथ में तो शब्द बन जाएगा अपना चतुर्भुजः। जैसे उदाहरण देखते हैं। और बहि प्लस आगच्छति। बहि विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद में आ है, तो विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाएगा, तो शब्द बनेगा बहिर। विसर्ग दी हुई विसर्ग के स्थान पर र हो गया, अब र जो है वो आ के अंदर मिल जाएगा तो बन जाएगा रा। बहिरा गच्छति, तो शब्द बनेगा बहिर प्लस आगच्छति बहिरा गच्छति, तो इसका संधि विच्छेद भी हो जाएगा बहि प्लस आगच्छति बहिरा गच्छति।
चलते हैं अन्य उदाहरण की ओर। जैसे निहि प्लस दनः निर्धनः, विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद ध छोटा वर्ण है तो र विसर्ग के स्थान पर। निहि प्लस आधारः निराधारः, आयुः प्लस वेदः आयुर्वेदः, ज्योति प्लस मयः ज्योतिर्मयः, पुनः प्लस आवृत्ति पुनरावृत्ति, अंतः प्लस जगत अंतर्जगत। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है धनुः प्लस धरः धनुर्धरः, यजुः प्लस वेदः यजुर्वेदः, बहिर् प्लस भागः बहिर्भागः, आसिः प्लस वचनम आशीर्वचनम, अंतः प्लस आत्मा अंतर आत्मा, भानुः प्लस उदेति भानुरुदेति। इस प्रकार ये उदाहरण विसर्ग संधि से संबंधित है। विसर्ग लोप संधि, इसके 2-3 नियम आएंगे। पहला नियम जो आ रहा है उसका आएगा विसर्ग लोप का हो जाना, हट जाना या गायब हो जाना। यानी कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग हो, विसर्ग से पहले अ होना चाहिए और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो अ को छोड़कर, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में कोई अ को छोड़कर स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अतः प्लस एव, तो विसर्ग से पहले देखो अ है इसलिए अतएव। विसर्ग लोप संधि, पहले शब्द के अंत में अ हो और स्वर या अ के अतिरिक्त हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। रमेशः प्लस आगच्छति, तो देखते हैं रमेश प्लस विसर्ग प्लस आगच्छति, तो विसर्ग है और विसर्ग के बाद में अन्य स्वर आ है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा रमेश आगच्छति रमेश आगच्छति। चलते हैं अन्य उदाहरण की ओर। विसर्ग लोप संधि नियम 2, यानी कि विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद में कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य व र ल ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि विसर्ग वहाँ से हट जाती है। नरः प्लस हसंती, इसको अलग करके देखते हैं। यानी कि विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद में ह है, मतलब य व र ल ह में से कोई वर्ण है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो शब्द बनेगा नरा हसंती। जैसे ये नियम तो आपने पढ़ा है, जनाः प्लस अपि, विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद में अ है तो विसर्ग को अलग किया और जना को अलग किया और अपि तो है ही, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो जना अपि, तो शब्द क्या बनेगा, विसर्ग का लोप होकर के जना अपि, जना अपि शब्द बन गया। इस प्रकार अन्य उदाहरण और भी हैं। चलते हैं अगले नियम की ओर। विसर्ग लोप संधि का तीसरा नियम जो है वो ये कहता है कि सह या एसह, सह या एसह और उसके बाद में अ को छोड़कर कोई भी वर्ण हो, हर्ष स्वर अ को छोड़कर कोई भी वर्ण हो तो सह और एसह के पीछे जो लगने वाली विसर्ग है उसका लोप हो जाता है, यानी सह और एसह की जो विसर्ग है वो हट जाती है। जैसे उदाहरण है सह प्लस गच्छति, यानी कि विसर्ग के पहले स है और उसके बाद तीसरा वर्ण ग है तो सह गच्छति का हो जाएगा स गच्छति। स और ए से शब्दों के बाद अ वर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण हो तो स और ए से के विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि यहाँ सूत्र भी लगता है ए तद्दो सु लोपो अकोरन समासे हली, ये सूत्र कहता है। एसह प्लस वदति, इसको अलग अलग करके देते हैं, एस प्लस विसर्ग प्लस वदति, यानी कि विसर्ग के बाद देखो वह आया है, यानी कि य व र ल ह में से कोई वर्ण है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और शब्द बन जाता है एस वदति, एसह वदति एस वदति, सधावति सधावति। जैसे उदाहरण आएंगे यशः प्लस एव यस एव, छात्राः प्लस आगच्छन्ति छात्रा आगच्छन्ति, देवः हसन्ति, विसर्ग लोप देवा हसन्ति, देवः प्लस इह देवा इह, सह प्लस विष्णु स विष्णु, एषः आगच्छति एष आगच्छति। इस प्रकार इसके उदाहरण बन जाएंगे। तो इसमें देख लो सभी के अंदर विसर्ग है और विसर्ग से पहले अ या आ है। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत